हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका प्रीवियस ईयर यानी 2020 का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इस पेपर के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 eV है। यदि 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर अपतित होता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? The work function of cesium metal is 2.14 eV. If light of frequency 6 × 10⁻14 hertz is incident on the metal surface, then what will be the maximum kinetic energy of the emitted electron? यानी आपको क्या दिया गया है? वर्क फंक्शन दिया गया है सीजियम का, जो कि 2.14 eV है, और लाइट की फ्रीक्वेंसी दी गई है यानी न्यू की वैल्यू 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। हमें ये बताना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमें जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन दिया गया है। वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम सीजियम धातु का कार्यफलन दिया गया है। कितना दिया गया है? 2.14 eV। फ्रीक्वेंसी दी गई है लाइट की, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस धातु के पृष्ठ पर अपतित होने वाली प्रकाश की आवृत्ति। ये आपको दी गई है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। यानी हम कह सकते हैं कि न्यू की वैल्यू जो हमें दी गई है वो 6 × 10⁻14 हर्ट्ज दी गई है। हमें काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा निकालनी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या चाहते हैं? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू hν माइनस φ0। काइनेटिक एनर्जी को एज इट इज रखेंगे। h की वैल्यू होती है आपकी 6.63 × 10⁻34 इंटू न्यू की वैल्यू 6 × 10⁻14 माइनस 2.14 eV है आपका φ0। इसे हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10⁻19 से। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 39.78 × 10⁻20 और माइनस 3.424 × 10⁻19।
फर्स्ट जो पोर्शन है उसे आप लिख सकते हैं 3.978 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 3.424 इंटू 10⁻⁻19। अब 10⁻⁻19 को हम कॉमन ले लेंगे बाहर, 3.978 माइनस 3.424 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.554 इंटू 10⁻⁻19 जूल, या हम कह सकते हैं 5.54 इंटू 10⁻⁻20 जूल। तो ये हमारा जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है। अब आपका अगला प्रश्न है, बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से किस प्रकार भिन्न है, समझाइए। हाउ इज बोर्स एटॉमिक मॉडल डिफर फ्रॉम रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एक्सचेंज। यानी आपको बोर और रदरफोर्ड के बीच में जो भिन्नताएं हैं उनको आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोहर मॉडल्स ऑफ एटम, यानी एटम का बोहर मॉडल। तो अगर हम बोहर मॉडल की बात करें तो आपका जो बोहर मॉडल है वो बेसिकली हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। यानी अगर हम इस मॉडल की बात करें तो ये आपका हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। ये जो मॉडल है ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से एसोसिएटेड है। किससे है? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से। और अगर हम बात करें बोहर के मॉडल की तो इसमें क्या कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है न्यूक्लियस। अब अगर हम रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का वो बेसिकली गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड था। और अगर हम इस मॉडल की बात करें तो इस मॉडल में जो है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लिया गया या ये इससे रिलेटेड नहीं है। और इस मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें एक सेंटर कोर मिली, एटम की सेंटर कोर मिली जहां पे जो मास है, द्रव्यमान है, वो जहां पे पूरा कंसंट्रेटेड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम इज बेसिकली एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। बोहर का मॉडल हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। वहीं अगर हम रदरफोर्ड के मॉडल की बात करें तो जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो बेसिकली गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। यानी रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम इज बेसिकली एसोसिएटेड विद गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। बोहर मॉडल इज फाउंड टू डील विद डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। यानी जो बोहर का मॉडल है इसमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के बारे में बात की। रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट डील्स विद डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। यानी जो रदरफोर्ड का मॉडल है ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से डील नहीं करता है। According to Bohr's model, electron have specific orbit to revolve around the nucleus. अगर हम बोहर के मॉडल की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं। According to Rutherford's model, the atom is found to have a central core where almost the whole mass is being concentrated. यानी अगर हम बात करें रदरफोर्ड के मॉडल की तो इसके अकॉर्डिंग जो एटम होता है, एटम के बीच में एक मास होता है जहाँ पे एक जो सेंट्रल कोर होती है उसमें सारा का सारा जो द्रव्यमान है यानी मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट का तर्क प्रतीक खींचिए तथा इसकी सत्यमान सारणी दीजिए। Draw the logic symbol of OR gate, AND gate, NOT gate and give their truth table. यानी आपको OR, AND और NOT का सिंबल देना है और इसके लिए ट्रुथ टेबल आपको डिस्कस करनी है। तो पहला है हमारा AND गेट। तो अगर हम AND, AND गेट की बात करें तो इसका सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का है। हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ दो इनपुट है और इसका आउटपुट हमें यहाँ पे निकल के मिलता है जो कि आपका Z है, या हम 3 से दर्शाते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ये अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो इसका जो ट्रुथ टेबल है उसे हम वेरीफाई करेंगे।
कैसे करेंगे? x जो है और y जो है वो इनपुट है, तो इससे हमने क्या किया, हमने लो वोल्टेज या जीरो जीरोस में डाला, ठीक है, लो वोल्टेज डाली। तो जब हम इस पे लो वोल्टेज डालते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट निकलता है वो जीरो निकलता है। अब हम क्या करते हैं, पहला जो है वो जीरो डालते हैं, दूसरा 1, यानी लो और हाई वोल्टेज डालते हैं, तो हमारा जो आउटपुट आता है वो जीरो आता है। नेक्स्ट, अगर हम x पे हाई वोल्टेज डालते हैं और y पे लो वोल्टेज डालते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट या आउटपुट आता है वो लो वोल्टेज आता है। और अगर हम दोनों हाई वोल्टेज डालते हैं तो हमारा जो आउटपुट आता है वो हाई वोल्टेज आता है। तो इस तरीके से हम जो है एंड गेट के जो है ट्रुथ टेबल इस तरीके से बनाएंगे। तो ये एंड गेट का क्या है, ट्रुथ टेबल। अब हम बात करते हैं नॉट गेट का। तो नॉट गेट का जो सिंबल है वो इस तरीके का है, आप देख सकते हैं ट्राइंगल की शेप का है ये आपका नॉट का सिंबल है। इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। अब क्योंकि ये नॉट है तो जो आउटपुट आएगा वो इनपुट का रिवर्स आएगा, तो यहाँ पे आउटपुट बराबर ए बार होता है। अब हम करते हैं, क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं। जैसे कि हमने पहले इनपुट डाला 0 यानी लो वोल्टेज, तो हमें आउटपुट पे क्या मिला, हाई वोल्टेज यानी 1। फिर हम इनपुट में करते हैं हाई वोल्टेज यानी 1, तो हमारे पास लो वोल्टेज यानी 0 हमें आउटपुट पे मिलता है। तो इस तरीके से आप जो है नॉट का सिंबल बनाएंगे और इसकी ट्रुथ टेबल वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा और गेट है। और गेट का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है। अब अगर हम बात करें इसके ट्रुथ टेबल की, तो अगर आप इनपुट में x में 0 डालते हैं, y में 0 डालते हैं, तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। x 0 डाले, y 1 डाले तो आउटपुट 1। x 1 y 0 तो आउटपुट आपका 1 आएगा। और नेक्स्ट x और y दोनों 1 डालें तो आपका आउटपुट 1 आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेट द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड यूजिंग दिस फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। यानी वैद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, वैद्युत स्थितिक में गॉस का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है सबसे पहले, इसके बाद आपको गॉस का लॉ बताना है, गॉस का नियम बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और फिर इसके लिए एक एक्सप्रेशन आपको लिखना है। तो इसका जो आंसर है, या आप इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी एरिया से या किसी क्षेत्रफल से किसी टाइम में जो पास हो रही है, उसे हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, लाइंस को जो कि पास हो रही है, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी आप ये लिख सकते हैं, द total number of electric field lines passing a given area in a unit of time
is defined as the electric flux. यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? जो नंबर ऑफ लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें हैं, वो जब किसी एरिया से पास होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको आप फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है, जहां पे ई क्या है आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र का मान ए एरिया ऑफ द सरफेस through which flux is to be calculated। यानी बेसिकली क्या है ये? एरिया यानी क्षेत्रफल। फाई है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। नेक्स्ट आपसे पूछा क्या है? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ क्या है, ये आपसे पूछा गया है। यानी वैद्युत स्थितिकी में गॉस का नियम। तो अगर हम गॉस के लॉ की बात करें तो गॉस का लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स है, ठीक है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास होती है, जो फ्लक्स पास हो रहा है वो बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो चार्ज उस सरफेस ने एनक्लोज किया, यानी वो जो सरफेस है, जो क्षेत्र है जहां पे चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। यानी अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, the total flux linked with a closed surface is 1/एप्सिलॉन नॉट times the charge enclosed by the surface। यानी
क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर 1/ε0 क्यू। तो ये गॉस लॉ कहता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, गॉस लॉ को आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब आपका जो अगला पार्ट है इसमें, तो आपसे नेक्स्ट क्या पूछा गया है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, यानी इसकी सहायता से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपको निकालनी, और किसके लिए, एक इनफाइनाइट शीट के लिए, यानी एक अनंत समतल चादर के लिए। तो हम एक इनफाइनाइट शीट मान लेते हैं, और इस पे क्या है, चार्ज है। ई जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो ई है वो लंबवत है या परपेंडिकुलर है इस प्लेन शीट के, इस समतल जो शीट है उसके। अब अगर हम इसमें फ्लक्स की या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, यानी अगर हम विद्युत फ्लक्स की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स की बात करें, तो ये होगा आपका बराबर 2E(n)ds। क्यों होगा, क्योंकि जो ये आपका इनफाइनाइट प्लेन है, इसके कारण अगर हम एक एरिया में जो आपकी फ्लक्स है उसको देखें तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसके लिए जो विद्युत फ्लक्स होगा वो 2E होगा, ठीक है, और n डायरेक्शन है ds, तो ये आपका 2E(ds) हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पूरी सरफेस के लिए, यानी पूरी सतह के लिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई हो जाएगा, पाई E बराबर होगा 2E(ds) के। अब अगर हम पूरी उसके लिए लें, पूरी शीट के लिए लें, तो उसके लिए भी ये क्या हो जाएगा, 2E(ds) हो जाएगा। अब अगर हम बात करें चार्ज की, तो हम चार्ज जो इसमें इस एरिया में एनक्लोज है उसे हम सिग्मा ds मान लेते हैं। तो जो ये सिलेंडर हमने माना है उसमें टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन सिलेंडर, यानी जो सिलेंडर में जो चार्ज है वो कितना होगा आपका, सिग्मा ds। इसमें अगर हम फाई की बात करें तो फाई बराबर 2E(ds) हो जाएगा। आप जानते हैं Q/ε0 के बराबर होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्मा/ε0 ds, क्योंकि जो हमारा Q है यानी टोटल चार्ज जो है वो हमारा सिग्मा ds आया है, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, यानी E की जो वैल्यू आ जाएगी वो सिग्मा बाय 2ε0 आ जाएगी। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों, मुझे आशा है जो मैंने आज आपको क्वेश्चन कराए वो आपको समझ में आ गए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना भी होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।